Hello friends, good evening to all of you. First of all, I want to say you something that this video is for the purpose of AIMS PhD entrance, which is going to be held on 21st of August 2020. And in this video, I'll discuss about section A mainly, specifically section A, and the video will be in two parts. First, I will discuss the topics of the section A, which are frequently asked in the past 3 years, and then I'll try to practicize you some important questions. Will be like 10 or 15 questions, which are main hotspot of the examination. So, first of all, this video doesn't mean that I know more than you, but it directs toward the information I gathered in past 3 years examination pattern. So let's start with the examination pattern of the PhD. Like the first there are two sections in the examination, section A and section B. Section A consists of 30 marks and section B consists of 40 marks, and this 30 marks are from different topics of the basic skills, and we can say that the general aptitude and skill test, and this B is subject oriented, in the subject in which you are trying to get PhD enrollment. Okay, so and rest 30 marks, section C or stage C, you can say, will be of 30 marks, and 30 marks distributions are like 20 marks for interview and 10 marks for your national entrance examination. National entrance examination consists of NET, GATE or anything, JRF own fellowship mein, and MBBS or BDS will get 10 marks automatically in the final result. So without wasting time, start with the section A topics. So what are the important topics for section A and how to study, that I will discuss in the video. So if we talk about the topics, first important topic is cell bio and mol bio, cell and mol bio. And in cell and mol bio there are different subtopics, which I mean कि सब टॉपिक पढ़ने की सब पूरी ये सेल बायो और मॉल बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप कितना पढ़ेंगे वो बस 4-5 टॉपिक हैं जिनमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए. अगर हम सेल बायो की बात करें तो सेल बायो में 3-4 टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं. पहला वो सेल डिवीजन से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हर बारी आते हैं, यहाँ पे आए या फिर एक हर बार नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाते हैं. तो सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है माइटोसिस से क्वेश्चन आएंगे आपके, या मियोसिस से क्वेश्चन आएंगे. तो वहां पे आपको ये बोलेंगे वो कि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होती है. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन था तो उसमें ये पूछेंगे वो कि क्रॉसिंग ओवर होती है, तो क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होती है. ठीक है, वो सबको पता है, प्रोफेज में होती है, प्रोफेज 1 में होती है, प्रोफेज 1 में कौन से में होती है. तो वहां पे सीधा सा आंसर आपको पैराटीन लिखना है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वो सेल बायो में. ठीक है, और सेल बायो में आएंगे आपके ऑर्गेनेल्स से क्वेश्चन. बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं. ऑर्गेनेल्स या तो वो पूछेंगे किसने डिस्कवर किया है, या तो ये पूछेंगे कौन से एंजाइम उसमें अबंडेंट है, या फिर ये पूछेंगे कि वो पार्ट्स जो हैं उनके, मतलब ऑर्गेनेल्स के पार्ट्स जो हैं वो पार्ट्स का नाम क्या है. जैसे कि अब बहुत तुमको पता होगा वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट. तो वो आपको ऐसे क्वेश्चंस वहां पे पूछेंगे. ठीक है, ऑर्गेनेल्स से. और थर्ड चीज जो आएगी, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज सेल बायो में आएगी, थोड़े से सेल सिग्नलिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी. सेल सिग्नलिंग में कुछ नहीं, आपको मॉलिक्यूल्स पूछेंगे, ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं. तो सेल बायो में बस यही 3-4 क्वेश्चन से जो है वो 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन रोटेट होते हैं. अगर मॉल बायो की बात करें, ठीक है, तो मॉल बायो में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वहीं से आएंगे, प्रोटीन फोल्डिंग से आएंगे, या अमीनो एसिड के बारे में पूछ लिया, प्रोटीन्स के बारे में पूछ लिया, या न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछ लिया. तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे मेनली न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म
और आरएनए सिंथेसिस, इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आएंगे। और मेनली ये भी यही पूछेंगे डिस्कवर किसने किया। वॉटसन क्रिक ने अगर डीएनए मॉडल दी तो चारगाफ रूल से क्वेश्चन पूछ दिया, इतने परसेंट मान के चलो आपके जी हैं, इतने परसेंट आपके वो हैं ए हैं, तो ये आपको पूछ लेंगे कि ये हैं कितने, ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये सब जानते हैं कि जी प्लस सी, जितना जी होगा उतना सी होगा, जितना ए होगा उतना टी होगा, और दोनों के रेशियो सेम टू सेम होंगे, ठीक है। तो जी इक्वल टू सी और ए इक्वल टू टी, इस पैटर्न पे जाओगे आपको क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होगा ये वाला, ठीक है। तो अब हम दूसरी टॉपिक की बात करते हैं। सेल बायो के बाद अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री से आती है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में भी आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा नहीं हार्डकोर बायोकेमिस्ट्री पूछेंगे। जब भी ये पूछते हैं तो वही 10th 12th लेवल की पूछेंगे आपसे। कभी ये पूछ लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, फॉर्मूला क्या है, कभी ये भी पूछ लेंगे, या फिर कभी आपको बायोकेमिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब वो जनरल केमिस्ट्री भी पूछ सकते हैं, चाहे वो काइनेटिक्स से पूछ ले, हाफ लाइफ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ ले। तो ये सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएंगी। और बायोकेमिस्ट्री में मेनली क्वेश्चन जो आएगी वो आपकी आएगी एंजाइम कैटलिस्ट से, एंजाइम काइनेटिक्स से। और एंजाइम काइनेटिक्स में वो ये पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा एंजाइम कौन सा है, सबसे बड़ा एंजाइम कौन सा है, सबसे ज्यादा रेट किसकी है एंजाइम कन्वर्जन कन्वर्जन की, सबस्ट्रेट कन्वर्जन की। तो ये सब चीजें आपको एंजाइम से ज्यादा क्वेश्चन आएंगी। फिर उसका मेटाबॉलिज्म में आपको अगर बायोकेमिस्ट्री में देखें तो मेनली ग्लूकोज सिंथेसिस से ही होती है। ग्लूकोज सिंथेसिस से मेरा कहना ये कि ग्लाइकोलाइसिस हुए और बाकी टीसीए हुए, क्रेब्स साइकिल हुई रेस्पिरेशन में, तो इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेन अगर आपको एक क्वेश्चन मैं बताऊं तो वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो पूछ लेंगे कि मान के चलो आपको अगर लिंक रिएक्शन है तो लिंक रिएक्शन में कितने NADPH या फिर ATP जनरेट हो रही है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो अगर उसमें हम लिंक रिएक्शन की बात करें, लिंक रिएक्शन में क्या होता है, 2 NADPH होता है सिंथेसिस, 2 NADPH अपने आप में 3 × 2 = 6 ATP। तो ये आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूं कि किस तरह से आपको पढ़ने हैं, किस तरह से क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, बहुत सारे हजारों एंजाइम है, उसमें से एंजाइम पूछ लेंगे कौन सा एंजाइम कहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस कहां पे हो रही है, क्रेब्स साइकिल है तो क्रेब्स साइकिल में फिर कौन से सबस्ट्रेट से कौन सा एंजाइम कैस्केड रिएक्शन में बन रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री में आप सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि आपको मान लो आपको यूरिया साइकिल दे दिया, यूरिया साइकिल में कहां पे हो रहा है, कुछ चीजें साइटोप्लाज्म में हो रही है, कुछ चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो कौन सा एंजाइम कौन से ऑर्गेनेल में बन रहा है, कौन सा साइट है, वो साइट आपको देखने की जरूरत है। बायोकेमिस्ट्री में आप अगर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप रिकमेंड करूंगा कि आप 12th के 11th 12th जो है उसकी जो प्लांट फिजियोलॉजी है ना, प्लांट फिजियोलॉजी के आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के बाद जो वो रेस्पिरेशन वाला है, इन दोनों को आप फॉलो करें तो यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे, चाहे वो HMP हो, चाहे वो मेलोनेट वाला पाथवे हो, कोई भी पाथवे हो, सब वहां पे आ जाएंगे, सब वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो ये बायोकेमिस्ट्री में तो आप यही कि आप साइकिल्स जितने भी हैं साइकिल्स देख लो, वो साइकिल कौन से साइट में हो रहा है, कौन से ऑर्गेनेल में हो रहा है सेल के, वहां देख लो। अगर कोई स्पेसिफिक सेल के लिए है तो उस सेल के लिए देख लो। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे माइंड रखनी है। खासकर आप ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स भी यहाँ पे देख लो, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हैं और एक्वापोरिन्स हैं, ये सारे ट्रांसपोर्टर्स आप एक बार देख लेना बस ये, और इसके नोट्स आप बना लो, 3 घंटे में हो जाएगा कवर ये सेल बायो और मॉल बायो। और अब हम आगे की बात करें तो वो हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स आता है, जहां से 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर बार आपको 4 से 5 क्वेश्चन बायोस्टैटिस्टिक्स से मिल ही जाएंगे। और बायोस्टैटिस्टिक्स में भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि हर जगह से ही आएंगे। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो आपको जो नहीं छोड़ना है वो है टेस्ट। कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो नॉन पैरामेट्रिक हो, पैरामेट्रिक हो, सारे टेस्ट को आप देख लो। अगर आपको एक रफ आइडिया देना है तो नॉन पैरामेट्रिक में और पैरामेट्रिक में, तो इन दोनों के टेस्ट के आप एग्जांपल्स देखो, कौन कौन से टेस्ट हैं जो पैरामेट्रिक है, कौन कौन से नॉन पैरामेट्रिक हैं। तो ये आप एग्जांपल्स आप लेके चलोगे, एग्जांपल्स को देखने ही है आपको। वो टेस्ट आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता इसमें, बस टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक है, कहां पर यूज होगा, उसके इंप्लीकेशंस कैसे हैं, रिजल्ट कैसे बन के आते हैं, कितना पी वैल्यू सेट करेंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है बायोस्टैटिस्टिक्स के इस वाले में। दूसरा अगर आपको ये बायोस्टैटिस्टिक्स के पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आएंगे सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, टाइप 1 टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 टाइप 2 एरर्स, टाइप 1 टाइप 2 एरर जो फंडामेंटल एरर्स हैं,
इनको आप देख लेना, इनमें से टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर से हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 इज फॉल्स पॉजिटिव और टाइप 2 इज फॉल्स नेगेटिव, तो इसको आप देख लो। और टाइप सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है, टाइप 1 एरर जो है वो हमेशा ही क्या होता है, सिग्निफिकेंट लेवल होता है, जितना हम सेट करते हैं। सिग्निफिकेंट लेवल मतलब पी वैल्यू, अगर पी वैल्यू इक्वल टू 0.05 है तो ये टाइप 1 एरर होगा, मतलब 5% चांस है कि जो फॉल्स पॉजिटिव डाटा में आएंगे, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस लेवल ही क्या है, टाइप 1 एरर है। टाइप 2 इसी तरह से फॉल्स नेगेटिव है। फिर आती है बात पावर की। पावर क्या होती है, पावर होती है 1 माइनस बीटा। बीटा हम कहते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा कहते हैं, टाइप 1 एरर को अल्फा कहते हैं। तो 1 माइनस बीटा मतलब वो कितना चांस है कि आप बच के चलो टाइप 2 एरर से, दैट इज पावर। सो पावर इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ व्हाट, बीटा, टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को नेग्लेक्ट करने के लिए कितना हम वो करेंगे, वो पावर कहलाती है। तो ये टाइप 1 टाइप 2 एरर के बाद आती है सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ये आप देख लेना, यहां से क्वेश्चन आएंगे। और सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी में फॉर्मूला देखना है आपको, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ट्रू, जैसे एक आपको रफ आइडिया दूं तो यहाँ पे मान लो ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। और ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जो हम लगा रहे हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता है, यहाँ पे मान के चलो ये ए रखते हैं, ये बी रखते हैं, ये सी रखते हैं, ये डी रखते हैं। ए मतलब ये पॉजिटिव आने के चांस, ये नेगेटिव आने के चांस, गोल्ड स्टैंडर्ड ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आने के चांस। तो ये ए जो है ये पॉजिटिव आउट ऑफ होल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव का वो है, ये भी पॉजिटिव का है। तो ये पॉजिटिव होल पॉजिटिव में कितने हमारे वो है ए कितने हैं, ठीक है, ए प्लस सी में कितने ए हैं, तो वो होगा आपका क्या, सेंसिटिविटी। फिर इसी तरह से स्पेसिफिसिटी ये होगी, ये स्पेसिफिसिटी होगी, ये स्पेसिफिसिटी होगी, ये सेंसिटिविटी हो गया। ये होगा आपका टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर मतलब फॉल्स पॉजिटिव। ये देखो क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड में ये पॉजिटिव आना चाहिए लेकिन हमारा क्या है, नेगेटिव आया, तो ये हो गया आपका टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर में इसी तरह टाइप 2 एरर होगा बी वाला। तो ये आप एक चार्ट है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। टाइप 1 एरर ये होंगे, ये होगा, टाइप 2 एरर ये होगा, टाइप सेंसिटिविटी ये होगी और स्पेसिफिसिटी ये होगी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये ट्रू एक्सपेरिमेंट है जो हमने लगाया था, वहां पॉजिटिव आने के चांस, नेगेटिव आने के चांस, पॉजिटिव आने के चांस, नेगेटिव आने के चांस गोल्ड स्टैंडर्ड में। तो ये सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी आपको करना है। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बाद जो चीज आती है वो है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल अब है क्या, ये हमेशा से मतलब ये हॉटस्पॉट रहा है क्वेश्चन पूछने का। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम हमेशा डाटा प्लॉट करते हैं जब तो डाटा को किस वे में लिखना है। आपने देखा हो कभी आप अगर रिसर्च में इंडल्ज हो या फिर नहीं हो, तो कभी आपने अगर किसी आर्टिकल को पढ़ा होगा तो उसमें क्या लिखते हैं, मीन प्लस माइनस एसईएम लिखते हैं ना, ये मीन प्लस माइनस एसईएम, ये कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब ये हमारा डाटा है, हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस में डेविएट होगा, दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर ये आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेंगे मैं बताता हूँ। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, CI इक्वल टू, ये आपका मीन है जो आपके डाटा में आए ना मीन, वो मीन है, मीन में प्लस माइनस, अब यहाँ पे Z स्कोर होता है एक चीज। Z स्कोर क्या है, Z स्कोर जो है ये हर वो डाटा के लिए, हर मीन के लिए वो डिग्री ऑफ फ्रीडम करके वो डिसाइड करते हैं। इसका एक चार्ट आता है Z स्कोर का, वो चार्ट आप देखोगे वहां से Z स्कोर मिल जाएगा आपको। Z स्कोर मिलने के बाद ये SEM है क्या, SEM ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस अपॉन रूट अंडर n, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ क्या करेंगे, आपको दे दिया कि हमारे पास जो है 60 नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, उनमें ब्लड प्रेशर का हमने टेस्ट किया, ब्लड प्रेशर का मीन इतना आया और हमारे पास कितने नंबर थे, 60 थे। अब उसका Z स्कोर आप देख लो टेबल से, n इक्वल टू 60 के लिए कितना है, और फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो आप डाटा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ही होता है। तो इसमें आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल के आ जाता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एनीथिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कोई भी आप वेरिएबल, कोई भी चीज बोलो आप, जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कुछ भी पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछे उसमें घबराना नहीं है। उसमें क्या करना है आपको, सिग्मा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा हूं तो सिग्मा बाय मीन इनटू 100, ये हो जाएगा उसका क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मींस स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछे तो यहाँ पे फॉर्म, इस जगह पे बस क्या होगा, ये वेरिएबल में यहाँ पे आ जाएगा वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बायोस्टैट के अंदर आई
और बायोस्टैट में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी ही देखनी है। अब एक और छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, अगर मैं बोलूँ तो वो है क्वार्टाइल, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा ही आते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में क्वार्टाइल। तीन चीजें होती है, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब आपके डाटा को 100 बार डिवाइड कर दिया, डिसाइल मतलब आपके डाटा को 10 टाइम्स स्प्लिट कर दिया, और इसी तरह क्वार्टाइल मतलब आपके डाटा को 4 बार डिवाइड कर दिया। तो क्वार्टाइल की अगर हम बात करें तो क्वार्टाइल में मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ना, वो आती है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कुछ नहीं है, अगर ये आपके डाटा है, इसको आपको 4 भाग में मैंने डिवाइड किया है, ठीक है, Q1, Q2, Q3। अब Q3 माइनस Q1 इक्वल टू, ये हो गया आपका क्वार्टाइल रेंज, QR क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल रेंज जनरली क्वार्टाइल रेंज ही पूछते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन पूछे तो इसमें क्या करना है, आपको 2 लगाना है। तो ये हो गया क्या, अगर ये हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में के बाद भी अगर क्वेश्चन पूछे वो, तो क्या पूछ सकते हैं, वो क्वार्टाइल कोफिशिएंट पूछ सकते हैं, क्वार्टाइल कोफिशिएंट या क्वार्टाइल रेशियो बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होगा कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका क्वार्टाइल रेशियो, ठीक है। तो ये क्वार्टाइल में बस यही 3 चीजें, क्वार्टाइल रेंज जो Q3 माइनस Q1 होगा, क्वार्टाइल डेविएशन जो कि Q3 माइनस Q1 बाय 2 होगा, और क्वार्टाइल रेशियो Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1। तो ठीक है, तो ये क्वार्टाइल और बस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आती है। अब और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रह रहा है, वो है स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस कुछ नहीं है, बस ये है कि हमारे अगर कोई नॉर्मल डाटा है, नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल में सिमेट्री होती है। अब जैसे ये है, तो ये हमने बनाया, तो ये पार्ट सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है। अब अगर ये लेफ्ट साइड को जाए तो क्या होगा, राइट साइड को क्या होगा, तो ये स्क्यूनेस और कुर्टोसिस की आती है। और दूसरी चीज क्या होती है, ये अब मान लो ये डाटा ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, या फिर मीडियम में आ सकता है। तो कुर्टोसिस में ये तो ज्यादा नहीं पूछते हैं, बस ये पूछेंगे आपको कि पॉजिटिव में क्या होता है, अगर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड पे क्या असर पड़ता है। तो मीन, मीडियन अगर मोड की बात करें तो स्क्यूनेस में अगर पॉजिटिव स्क्यूड है और नेगेटिव स्क्यूड है, स्क्यूनेस में अगर पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड। नेगेटिव में क्या होगा, फिर ये हो जाएगा, उल्टा कर दो इसको, मोड इज ग्रेटर देन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होगा और नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा। कुर्टोसिस 3 तरह की होती है, प्लेटिकुर्टिक और मीजोकुर्टिक, और एक और होता है जो हाई वाला होता है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं यहाँ पे। अब ये कुर्टोसिस के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट चीज। 7वीं इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब ठीक है, तो ये हुआ। तो ये रिलेशनशिप आप देख लेना एक बार, ये वही होता है, मीन इक्वल टू 2 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड, ऐसे कुछ होता है वो। तो ये आपका बायोस्टैट में ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आ गई है। अब बायोस्टैट के बाद अगली जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली क्वेश्चन है वो है रीजनिंग से। आपको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं क्वेश्चंस के, तो सेल बायो, मोल बायो से और बायोकेमिस्ट्री से, इनसे आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 5 5 रख लो तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। 4 से 5 क्वेश्चन आपको बायोस्टैट की मिल जाएगी, रीजनिंग की भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में आप कुछ नहीं कर सकते, रीजनिंग सब कुछ अपना आपके प्रैक्टिस और आप कितना सोच पाते हो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर रीजनिंग की बात करें जहां आप हाथ पैर मार सकते हो नंबर लाने के लिए, तो वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्लॉक वाला रीजनिंग, ठीक है। ये क्लॉक वाला रीजनिंग होता है, इसमें 2 आपको दिखाएंगे मिनट्स और आवर्स के, 2 दिखाएंगे, वो बोलेंगे कि कितनी बार 1 घंटे में या जितने भी 1 घंटे के मल्टीपल्स में कितनी बार वो, अगर ये क्लॉक है, ठीक है, ये 2 उनकी निडल है, तो ये कितनी बार क्रॉस करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या ऐसे पूछ सकते कितनी बार वो 90 डिग्री आएगा, 1 घंटे में 90 डिग्री कितने बार आएगा, ये 1 घंटे में 90 डिग्री कितने बार आएगा,
एक बार तो ये यहाँ पे आया, फिर दूसरी बार यहाँ पे आया, तीसरी बार यहाँ पे आया, तो कितने 90 डिग्री आएगा ये 4 बार। और 180 डिग्री कितने बार आएगा एक दिन में? एक दिन में आ जाएगा, इसको मैं इसको ट्वाइस कर रहा हूँ, ठीक है। एक दिन में कितने बार आ जाएगा 180 डिग्री? वो आ जाएगा 4 बार, 180 डिग्री आएगा 4 बार। तो इसी तरह से आप इसको एक बार प्रैक्टिस करें ना, इसका ट्रिक होता है, वो ट्रिक देख लेना आप, ठीक है। एक घंटे में कितने बार आएगा, एक दिन में कितने बार आएगा, एक घंटे में आएगा ये कितने बार, 2 बार, एक घंटे में 1 बार आएगा, ये एक दिन का बताया था मैं, तो एक घंटे में कितने बार आएगा, ऐसे करके आपको ये देखना है वहाँ पे, ठीक है। 180 डिग्री और 0 डिग्री, ये 3 चीजें मेनली पूछी जाती है। 0 डिग्री कितने बार आएगा एक दिन में या एक घंटे में, इतने में 180 डिग्री कितने बार आएगा 90। ये 3 चीजें हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज होगी बॉक्स वाली, ये बॉक्स वाली पैटर्न में ऐसे दे देंगे आपको ये, ठीक है। ये बॉक्स दे दिया, एक मैं सिंपल बना रहा हूँ, इसमें पूछेंगे कि आपके कितने स्क्वायर्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे इस सिंपल में बात करूँ तो एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया और 5 इधर से वाले में हो गया, ठीक है। तो इसमें 5 स्क्वायर्स हैं, तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कितने रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स हैं। तो ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट जो पैटर्न में अगर हम देखें कि पिछले पैटर्न में तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन आती है, ठीक है। अब थर्ड और फिफ्थ चीज देखें तो वो है इंग्लिश में कुछ ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। इंग्लिश में 2-3 टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट चीज है इंग्लिश में वोकेबुलरी में आप जितना पढ़ सकते हो, एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो यही है कि वोकेबुलरी आपके माइंड में जितने वर्ड्स हैं वो वर्ड्स आएंगे, वो वर्ड्स अगर आपको आ रहे हैं तो कर पाओगे, नहीं आ रहे तो कर पाए। ये नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो करो, नहीं आ रहे तो मत करो, ज्यादा नेगेटिव करने से कुछ फायदा है नहीं। और सेकंड चीज जो आती है वो होती है पजल। आपको क्या करेंगे, वर्ड के पजल्स दे देंगे, पजल्स को आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। मतलब क्या किया, वो अरेंजमेंट खराब कर दिया है वो वर्ड का, सेंटेंस का, उसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करके आपको एक अच्छा मतलब सेंसिबल सेंटेंस बनाना है। तो ये क्वेश्चंस आती है, ये भी आपके माइंड पे डिपेंड करता है आप कितना वर्ड्स जान रहे हो, कितना स्ट्रिंग आप बना पा रहे हो इन वर्ड्स को। तो ये सब कुछ आपके अंदर ही है, वो आपको अंदर से ही निकालना है। इसमें अभी एक दिन में कुछ नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिस पे होता है, ठीक है। ये एक चीज है जो कि आप एक दिन में कर सकते हो, वो है एक्टिव एंड पैसिव में एक्टिव पैसिव देख लेना, ठीक है। एक्टिव पैसिव देख लेना कि जैसे इसका ये है ड्राइवर इज ड्राइविंग द बस, तो ये बस इज ड्राइवन बाय द ड्राइवर। तो ये ऐसे ये होंगे। आप ये 2-3 प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा करने की, ये 3-4 होंगे, 3-4 करने के बाद आपको अपने आप ही आ जाएगा एक्टिव पैसिव। और थर्ड जो है ये टेंस में वर्ब पे क्या इफेक्ट होता है, मतलब वर्ब को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस में कैसे लिखेंगे वो चीजें। तो आपको क्या करेंगे, कभी ये पास्ट दे देंगे, वो बोलेंगे फ्यूचर कर लो, फ्यूचर दे देंगे, बोलेंगे इसका प्रेजेंट क्या होगा। तो ये चीजें आप वर्ब में देख लेना। बस इंग्लिश में यही 4 टॉपिक है जहां जो आपको देखने की जरूरत है, ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये 10 मिनट में हो जाएगा, अगर नेट पे भी आप सर्च करो 10 मिनट में हो जाएगा। और फिर सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज अगर आए तो वो आती है मैथ्स। मैथ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन मैथ से हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाता है, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो मैथ्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सेक्शन ए में। तो उसमें क्या करना है आपको, तो यहाँ पे फॉर्मूला ही रखना है, स्फीयर का फॉर्मूला, जैसे आप 4πr² होता है, तो ये आप देख लो, ये सबके ही आप कम से कम स्फीयर के, कोन के, हेमिस्फीयर के, क्यूबॉइड के और क्यूब के, इन सब के आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम डायगोनल आप देखो ना देखो, लेकिन इनके आपको जो है फॉर्मूला देखने ही पड़ेंगे। तो स्फीयर का जैसे मैं लिख दिया तो 4πr² होता है, तो ये ऐसे ही आपको सबके देखने हैं, ठीक है। तो और सेकंड चीज मैथ्स में आती है प्रोग्रेशन में हम अगर बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 2 प्रोग्रेशन है जहां से क्वेश्चंस हमेशा नहीं मतलब कम आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो क्या पूछ सकते हैं, या तो सम पूछ सकते हैं नंबर का, या वो नंबर ही पूछ सकते हैं कितने नंबर पे आ रहा है। तो ये Tn इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है a प्लस n-1 इंटू d। ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया Tn मतलब उस पोजीशन का नंबर। अब इसके सम लिखने हैं या कुछ भी करने हैं तो वो आप इससे कर सकते हो। अब जिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये होता है a r n-1, ये होगा। इस प्रोग्रेशन में जो भी होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो ये Tn जो है इसका ये होगा।
तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको देखने हैं, प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आते हैं उनसे, तो उनमें बेसिकली यही पूछते हैं कि नंबर जो है वो नंबर इतने नंबर पे कौन सा आएगा। सम भी पूछ सकते हैं, सम पूछे तो कुछ नहीं करना है, a प्लस tn करना है, a प्लस n बाई टू, सॉरी n बाई टू a प्लस tn, tn मतलब वो लास्ट नंबर और प्लस फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर इक्वल टू sn इक्वल टू सम ऑफ दी ये नंबर्स, सम ऑफ दी अरिथमेटिक, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो ये सम ऑफ दी नंबर्स इक्वल टू n बाई टू a प्लस tn, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। इस फॉर्मूला से आप सम निकाल सकते हो, इसी तरह इसका भी निकाल सकते हो लास्ट और फर्स्ट वाला करके, ठीक है। मैथ्स में ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो आएगी आपकी, कभी कभी ये पूछ देते हैं वो ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है, और वर्क वाला क्वेश्चन आता है, इतने दिन में इतने लोग काम कर रहे हैं तो वो 2 दिन में कितने करेंगे, तो उसमें क्या करना, आपको 1/n निकालना है। अगर वो एक इंसान का काम निकाल लो, उसके बाद उसको आप जैसे भी चाहो मैनिपुलेट कर लो। तो वर्क में यही है कि अगर बोल रहा है कि 10 लोग एक गड्ढा को खोद रहे हैं इतने दिन में, तो कितने दिन में खोदेंगे, तो ये वाला काम आपको ये करना है इसमें कि 1/ उतना कर देना जितना वहाँ पे दिया गया है ना, जैसे 10 लोग हैं तो उसके आप एक इंसान का काम निकाल लो कितने दिन में कर पाएगा। फिर उसके बाद अगर 4 पूछे तो 4 उसमें वो 4 गुना कर दो, 4 वो कर दो, तो 4 लोगों का निकल जाएगा। ट्रेन वाले क्वेश्चन में यही है कि ये पूछेंगे कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन की स्पीड दे देगी या स्पीड देंगे और डिस्टेंस दे देंगे कि इतनी है, तो कितना होगा वो, उसका वो पूछेंगे कि ये कितनी देर में कर पाएगा। तो इसका फॉर्मूला यही है, t इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी। बस डिस्टेंस में क्या होगा कि डिस्टेंस में एक तो इसका ट्रेन का डिस्टेंस तो है ही, जो है वो कवर जो कर रहा है वो डिस्टेंस है, इसमें आपको प्लेटफॉर्म के भी डिस्टेंस देखने हैं। अगर प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस मान के चलो x है और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो y है, तो x प्लस y बाय v हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या ये पूछेंगे कि 2 ट्रेन है, वो एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो वो क्रॉस करके कितने किलोमीटर चली या कितना डिस्टेंस हुआ है, कितना टाइम उसको लगा क्रॉस करने में, उसमें भी कुछ नहीं करना। डिस्टेंस में आपको क्या करना है, सारे डिस्टेंस देखने हैं। अगर ट्रेन की डिस्टेंस है, ट्रेन की डिस्टेंस देखो, दोनों ट्रेन की डिस्टेंस देखो, दोनों ट्रेन के बाद जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया वो डिस्टेंस देखो, प्लस अब अगर ये ऑपोजिट जा रही है तो क्या करोगे, v माइनस u करोगे, मतलब एक की डिस्टेंस है दूसरे की डिस्टेंस को माइनस करना है। तो ये सारी चीजें आपको मैथ्स में आएंगी, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो ये आपको देखने हैं। और ये हो गए। अब इसके बाद थोड़े क्वेश्चन आपको, एक वो बायोस्टैट में रह गया था मीन का, तो मीन में आपको एक कभी कभी आपको जियोमेट्रिक मीन से क्वेश्चन पूछ देते हैं और हार्मोनिक मीन से पूछ देते हैं। जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होगा, मान चलो अगर 3 हमारे पास वो है, डाटा है, डाटा में मतलब 3 वो है, 3 वो है पॉपुलेशन, 3 नंबर है, n इक्वल टू 3 है, तो क्या होगा x1 इंटू x2 इंटू x3, और ये जो है ना ये यहाँ पे इनका क्यूब करेंगे, मतलब 3 है ना, 1 2 3, तो इसका क्यूब करेंगे। इस तरह n होगा तो यहाँ पे, अगर n होगा तो यहाँ पे 3 के जगह पे n हो जाएगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन में वही है, ज्योमेट्रिक मीन तो सबको पता ही है, वो सॉरी अरिथमेटिक मीन तो सबको पता ही है, वो बताने की जरूरत है नहीं। अब हार्मोनिक मीन में ये होगा n बाय सिग्मा 1 बाय x। अब ये इसके 1 बाय x का सिग्मा करके n, तो ये हो गया हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। ये रह रहा था, ये अभी बताया मैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स और उसके बीच की है तो उसमें इतना वो नहीं है। तो ये हो गया, वर्ड का क्वेश्चन हो गया, ट्रेन का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन आती है कभी कभी ये कि पेन खरीदने वाले में कितने में खरीद लिया, सेलिंग प्राइस क्या होगी, और वो किसी का सीपी बोल देंगे, कॉस्ट प्राइस ये थी, सेलिंग प्राइस निकालो, गेन परसेंट निकालो। तो ये मतलब ये सेलिंग है, सेलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ, जहाँ से कि सेल और परचेज वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें, इसमें 3 चीज आती है। एक तो आपको आता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P N R बाय 2, तो ये हो जाएगा आपको ये सिंपल इंटरेस्ट। P मतलब प्रिंसिपल जो है, N इक्वल टू कितने टाइम के लिए दिया, और R इक्वल टू रेट। अगर बैंक में बात करें, आप कार लेने जाते हो तो कार की इतनी है प्राइस है, मान चलो कि 5 लाख, तो 5 लाख हो गया प्रिंसिपल। N इक्वल टू टाइम, तो टाइम आप अगर 5 साल के लिए ले रहे हो, वो आप वो ले रहे हो मतलब लोन, तो वो n हो गया आपको 5 साल। R हो गया रेट, अगर वो 8% दे तो 8%, इतना बाय वो कर दो, फिर वो निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस, अब आती है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में P1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, ये n माइनस P, ये P, ठीक है। मतलब
ये प्रिंसिपल है, मतलब जितना कार का अमाउंट था, कार की बात करें तो ये रेट जितना ये बाय 100 एंड कितने टाइम के लिए लिया, माइनस पी करना, बोलना माइनस पी करना ही है। इस ऐसा नहीं कि माइनस पी नहीं करना, माइनस पी मतलब कि आपने अगर 5 लाख लोन लिया है तो अगर आपको 10 लाख चुकाने हैं तो 5 लाख आपने उसको वापस किया तो 5 लाख आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट बन के आया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। अब जो ये हो गया, इसके बाद वो गेन परसेंट पूछ देते हैं कभी कि गेन परसेंट क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसका उसको एक बार आप देख लेना। सेलिंग गेन एक फॉर्मूला होता है इसका कि गेन परसेंट प्लस 100 इक्वल टू ये। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि आपको जो कि आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है गेन परसेंट प्लस 100 बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये करने के बाद आपको सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो ये आप ये इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया, तो ये मैथ्स में इंपॉर्टेंट है। अब 7वां टॉपिक पे आते हैं। 7वां टॉपिक होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब इसमें रिसर्च से बहुत सारे जो भी कंसर्न टॉपिक्स हैं वो इसमें आएंगे। इसमें मेन तो इंपॉर्टेंट ये होगा कि एथिक्स के बारे में कभी कभी पूछते हैं, एथिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे। वो एथिक्स से क्वेश्चन पूछने के बाद कभी कभी वो क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे मोल बायो आप यूज करते हो, उसमें नॉर्मलिटी निकालते हैं कभी, तो कभी मोलरिटी निकालते हैं, कभी इतना वो ले लिया, अमाउंट लिया डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूशन बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें कभी कभी पूछी जाती है इसमें बायो केमिस्ट्री की। तो ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेनली 3 टॉपिक है। जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में 3 टॉपिक्स आती है। 3 टॉपिक्स में पहला एथिक्स होगा आपका। एथिक्स में भी अब 2 पार्ट होंगे आपके, एक ह्यूमन एथिक्स होगी। ह्यूमन एथिक्स में आपको 3 चीजें देखनी है। 3 चीजें होंगी आपकी। एक तो पीआईएस, वो देख लेना, इंफॉर्मेशन शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पेशेंट जो भी पेशेंट है या पार्टिसिपेंट है उनको देने हैं, तो वो देख लेना। पीआईसीएफ, ये एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म में क्या क्या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, क्या क्या चीजें हमें बतानी होती है उनको, वो चीज आपको बताने हैं। वो चीज आपको जो पेशेंट को बताने हैं वो फॉर्म में भरवाने हैं, वो देखने हैं आपको। ठीक है, थर्ड चीज होगा आपको जो इसमें आएगा वो होगा हेलसिंकी डिक्लेरेशन। हेलसिंकी डिक्लेरेशन जो है ये भी एथिक्स का ही पार्ट है। एथिक्स पार्ट में मतलब इसमें ये डिक्लेरेशन ऐसा है कि आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, पेशेंट है उसको आप कोई इन्वेजिव आप ट्रीटमेंट दे दिया तो इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं दें, इनके लिए वो गाइडलाइंस बनाए गए हेलसिंकी के। हेलसिंकी के डिक्लेरेशन के आप गाइडलाइंस बस देना, 3-4 इनके असम्पशंस और हाइपोथेसिस हैं वो देख लेना। ठीक है, ये हेलसिंकी के बाद और दूसरा बताया था मैं कि वो क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री में आपको मोलरिटी के फॉर्मूला इनको देख लेना। कभी कभी वो डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हमने मान के चलो कि इतना मोलर है, इतना मोलर को इतना वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम बनाने हैं, तो वो वाले क्वेश्चन आप देख लेना। मोलरिटी के देख लेना, मोलरिटी और नॉर्मलिटी, ये 3 चीजें हैं जो आप जिसके फॉर्मूला आपको देखने हैं। मैं यहाँ लिख के टाइम वो नहीं कर रहा थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आप इनके फॉर्मूला जो है मोलरिटी और नॉर्मलिटी के देख लेना। ठीक है, तो एक कुछ ज्यादा है नहीं इसमें मोलरिटी में, और एक रिलेशन वाला जो है ना N1V1 इक्वल टू N2V2, नॉर्मलिटी के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन यहीं से आएंगे N1V1 इक्वल टू N2V2 से। ठीक है, तो ये आपको देख लेना। ये देखने के बाद आपका जो एक और टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आती है, कभी कभी क्या जनरली आई जाती है वहाँ से क्वेश्चन, वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस में कुछ भी पूछ सकते हैं, वो साइंस की चीज़ें हो या फिर फिजिक्स की चीज़ हो या फिर बॉटनी हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, कहीं से भी हो, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो वहाँ पे जनरल साइंसेस में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ लिस्ट में। ठीक है, तो वो एक तो कलर वाली होती है। ठीक है, कि आपको अगर मान लो कि क्लोरोफिल है वो ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रीन को, तो ग्रीन दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि ये बेसिक साइंस की है, वो 10th से भी कम, मतलब 7th 8th में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम भूल जाते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है, स्काई है, स्काई ब्लू क्यों है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे आपको। तो ये चीज़ें आप एक बार कलर को देखें ना, यहाँ पे कलर में भी स्कैटरिंग, कलर में जो है ना ये आप स्कैटरिंग एक बार सर्च करोगे 2 मिनट में मिल जाएगा। स्कैटरिंग वाले आप देख लेना। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग और एब्जॉर्बेंस वाले जो है ना ये देख लेना, ये एब्जॉर्ब करते हैं और स्कैटर करते हैं तो लाइट वो होता है, फिर रेनबो क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें इन्हीं में आ जाएंगी कलर वाले में ना, ये सारी चीज़ें कलर में आ जाएंगी।
केमिस्ट्री में बात करें तो कभी कभी क्या होता है वो फॉर्मूला पूछ देते हैं, जैसे वो बोलेंगे कि सिंदूर का फॉर्मूला क्या है, तो ये चीज़ जब याद नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, और नेगेटिव करोगे तो गलती है फिर वो। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन की जगह गलत भी कर दो, वो नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला जो है केमिस्ट्री में, ये फॉर्मूला थोड़े बहुत आपको देखने पड़ेंगे, वो फॉर्मूला आपको देखने पड़ेंगे। कभी कभी ग्रेविटी के से भी क्वेश्चन आ जाती है फिजिक्स के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं देखना है आपको, बस एक बार जो है ना जो इंपॉर्टेंस आपको लग रही है वो आप कलर में देख लेना, फॉर्मूला क्या है देखोगे आप, केमिस्ट्री के देखने में बहुत टाइम खराब होगा, फिजिक्स की केमिस्ट्री देखने में बहुत टाइम खराब होगा। लेकिन ये आप ग्रेविटी के एक बार देख लेना कि वो जो है ना वैल्यू क्या है जी की, ये सब देख लेना, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ये आप देख लेना बस। जनरल साइंस में तो यही पूछते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल साइंस में भी वो आपको नहीं छोड़ने हैं, तो वो ये है कि जनरल साइंस में ना अगर आप कोई टर्म है, ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन सा है, ये तो सुनने में कितना सिंपल लग रहा है, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ रहे हैं क्या ही करेंगे ये, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आपको टर्म्स जो है ये जानने, टर्म्स और डिस्कवरीज या फादर ऑफ, ये जो है फादर ऑफ, और ये टर्म में फादर ऑफ और वो टर्म पॉइंट बाय मतलब किसने इसको नाम दिया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा बोलूं कि अभी बताएं बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो ये दिमाग में स्टक नहीं करेगा कि एरिस्टोटल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बायो के कुछ टर्म्स जो हैं जो लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप फिजियोलॉजी का एंट्रेंस दे रहे हो तो फिजियोलॉजी में को टर्म किसने दिया फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फादर ऑफ डिस्कवरीज जो है वो आपको देखने हैं, चाहे आप वो ईयर देखो, ईयर याद रखो ना रखो, ईयर तो उतना नहीं पूछते हैं, लेकिन टर्म्स जो है कौन फादर है और कौन पॉइंट बाय साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर 8th में इसी में अगर आए तो एक और चीज़ होती है जहाँ से क्वेश्चन से हमेशा पूछ देते हैं कभी कभी वो, ठीक है। तो ये इन्वेंशंस हो गए, इन्वेंशन से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। और एक चीज़ और थी, ठीक है, तो ये ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आप देख लेना, वो दिमाग से उतरेगा। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इसको चाहे तो नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के बाद अब 9th टॉपिक जो है, 9th टॉपिक हुआ था नोबेल प्राइज विनर्स। नोबेल प्राइज विनर्स सिर्फ आपको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में देखनी है, जो हमारे काम की है वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, वो बस यहीं से रोटेट करेंगे वो कि ईयर में आप दोनों ही चीज़ें देखनी है, आपको ईयर भी याद रखना है और जो साइंटिस्ट थे जिनको मिला उनको याद रखना है, साइंटिस्ट के नाम और ईयर याद रखने हैं। अगर आपको साइंटिस्ट का नाम पूरा नहीं याद हो रहा है ना तो आप उसके लास्ट वाले रख लो, ठीक है। जैसे बहुत बड़ा नाम है चाइनीज़ का तो उसको कुछ नहीं करना है आपको, बस जैसे यांग वुंग है तो वुंग याद रख लो या काफ़ी है इतना, सिम्पसन याद रख लो उसके टाइटल में तो वो काफ़ी है। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बात जाके 2012 की याद करो, यहाँ 2012 की याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो कि पिछले 6 साल की 2014 से उठाओ और 2014 से लेकर 2020 तक के देख लो, ठीक है। और फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अलावा अगर कोई इंडियन किसी और फील्ड में नोबेल प्राइज़ ले रहा है तो वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि इंडियन के ही पूछेंगे वो, बाहर के तो नहीं पूछेंगे। इंडियन अगर कोई इकोनॉमिक्स में अभिजीत ने लिया, अभिसर ने लिया था तो वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और जितना हो सका मैंने बताया एक ही क्लास में, ठीक है। और अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि 7-8 क्लासेस रखूँ। और ऑल द बेस्ट सबको, 21 तारीख को आप लोग एग्ज़ाम दो। और अगर मटेरियल्स चाहे तो आप मुझे टेलीग्राम पे मेडिको एक्मे इंडिया करके मेरा चैनल है, वहाँ पे आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे @medico india होगा, @medico india, ये वाला मेडिको इंडिया का स्पेलिंग होगा। और इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड आई होप, बाय। कितना लंबा हो गया ये।